हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के होम साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती है। तो आपको ये बताना है, कोई वस्त्र है, अगर हम उसको सही फिटिंग देंगे तो उसके लिए सभी डार्ट किस दिशा में होने चाहिए। ऑप्शन दिए हो उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सामने बीच में, सेकंड है पीछे बीच में, थर्ड है वक्ष स्थल एंड लास्ट है आपका कंधे की सिलाई की ओर। तो किसी वस्त्र को अगर हम सही फिटिंग देंगे ना तो उसके सभी डार्ट होने चाहिए वक्ष स्थल की पॉइंट की ओर। किसकी? वक्ष स्थल यानी कि बस्ट पॉइंट की ओर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से कि एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से होता है। तो आप लोगों को ये बताना है, जो एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग होता है ना, यानी कि जो डिसीज होती है वो होती है मिलावटी तत्व से। तो किस मिलावटी तत्व यानी कि किस मिलावटी पदार्थ के सेवन से होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तिल का तेल, सेकंड है नारियल का तेल, थर्ड दिया हुआ है सरसों का तेल एंड लास्ट है आपका आर्जिमोम का तेल। तो जो एपिडोमिक ड्रॉपसी होती है ना, ये होती है आपकी आर्जिमोम तेल की वजह से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर आ जाता है और बॉडी पेन दिखाई देता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपको ये बताना है कि एक एडल्ट पर्सन को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम पर केजी वजन, सेकंड ऑप्शन है 2 ग्राम पर केजी वजन, थर्ड है 3 ग्राम पर केजी वजन एंड लास्ट ऑप्शन है 10 ग्राम पर केजी वजन। तो जो एक एडल्ट व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होती है 1 ग्राम पर केजी वजन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है 0.8 ग्राम पर केजी वजन। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है। जैसे क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है और शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देना बंद कर देता है ना, तो क्या करता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी देता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ आप लोगों से, कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण। तो आप लोग को ये बताना है कि पेप्टिक अल्सर के जीवाणु का नाम क्या है। एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। पेप्टिक अल्सर होता है जो किससे होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इसके बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सेकंड है इकोली, थर्ड है हेलियोबैक्टर पाइलोरी एंड लास्ट है माइकोबैक्टीरियम। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर के जीवाणु का नाम होता है हेलियोबैक्टर पाइलोरी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, तो आमाशय की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है ना, उसमें घाव हो जाता है। और इस डिसीज में हम फाइबर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं हम? फाइबर हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बल्कि पेशेंट को देनी चाहिए कैसी, ब्लेंड डाइट देते हैं। ब्लेंड डाइट और सिप्पी डाइट देते हैं हम पेशेंट को। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट में आमाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाना, छोटे छोटे पोर्स छिद्र हो जाते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थ को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आपको भोज्य पदार्थ पकाने की उस टेक्निक का नाम बताना है जो खाद्य पदार्थों किसमें बेक करने के लिए काम आती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई हीट, सेकंड है मॉइस्ट हीट, थर्ड है हॉट फैट एंड लास्ट है आपका सिमरिंग। तो राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा।
तो पकाने की वो टेक्निक जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए की जाती है वो की जाती है ड्राई हीट में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो खाना अगर हम ओवन में पकाते हैं, बेक करते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है वो ड्राई हीट में पकता है। और आप लोगों ने देखा हो कि ओवन से मतलब जो भी हम खाना रखते हैं, भोजन पदार्थ कुछ भी पकाने के लिए रखते हैं, उसको निकालने और रखने के लिए एक ग्लव्स आता है। अगर हम उस ग्लव्स को नहीं पहने और डायरेक्ट ओवन में हाथ डाल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे हाथ की स्किन होगी ना वो एकदम पूरी वहीं की वहीं निकल जाएगी। तो ये किसकी वजह से होगा, ड्राई हीट के कारण होगा। तो इसीलिए क्या देते हैं वो लोग, ग्लव्स देते हैं पहनने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ड्राई हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है, तो आपको ये बताना है जो गिफ्ट चेक होता है ना, उसकी सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम धनराशि कौन सी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 11 रुपए, सेकेंड है 50 रुपए, थर्ड है 21 रुपए एंड लास्ट है इसमें 100 रुपए। तो जो गिफ्ट चेक की सबसे कम राशि होती है ना वो होती है 11 रुपए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। आप लोग को ये बताना है कि मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को कितने भागों में या कितने स्तर में क्या किया है, वर्गीकृत किया है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 3 स्तर, सेकंड है 6 स्तर, थर्ड है 5 स्तर एंड लास्ट ऑप्शन है 7 स्तर। तो व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अच्छा हो, उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के अपने स्तरों को 5 स्तर में क्या किया, वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके 5 स्तर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इसमें पहला स्तर होता है शारीरिक स्थिति और गति में परिवर्तन। क्या है, शारीरिक स्थिति और गति में परिवर्तन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी शारीरिक स्थिति और गति में परिवर्तन कर देते हैं। सेकेंड है इसमें कार्य व्यवस्था और उपकरणों में परिवर्तन। और हम इसमें क्या करते थे, अपना उपकरण चेंज कर देते हैं, उपकरणों में परिवर्तन। ठीक है, जैसे हमें दाल पीसनी है सिल से, तो हम सिल की जगह किसका प्रयोग करेंगे, मिक्सी का कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड है हमारा उत्पादन क्रम में परिवर्तन। क्या है, उत्पादन क्रम में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है आपको ये। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कई बार आपसे सेकंड वाला पूछ लेगा कि मुंडेल के परिवर्तन का सेकंड स्तर कौन सा है या तीसरा स्तर कौन सा है। तो इसमें देखिए आप लोग 5 परिवर्तन के स्तर बताए हैं। पहला होता है शारीरिक स्थिति और गति में परिवर्तन, सेकंड आपका कार्य व्यवस्था और उपकरण में परिवर्तन, थर्ड होता है उत्पादन क्रम में परिवर्तन, और इसमें फोर्थ होता है आपका तैयार उत्पाद में परिवर्तन। क्या होता है, तैयार उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और फिफ्थ है आपका कच्चे माल में परिवर्तन। कच्चे माल में परिवर्तन। तो इस तरह से कितने परिवर्तन बताए हैं, 5 परिवर्तन के स्तर बताए हैं। रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है शारीरिक स्थिति और गति में परिवर्तन, सेकंड परिवर्तन है कार्य व्यवस्था और उपकरणों में परिवर्तन, तीसरा है उत्पादन क्रम में परिवर्तन, चौथा है तैयार उत्पाद में परिवर्तन और पांचवा है कच्चे माल में परिवर्तन। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बीपीएससी पीजीटी और झारखंड दोनों ही एग्जाम आपका जल्दी ही होने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ने पूछा हुआ आप लोगों से, वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं क्या कहलाते हैं। जो आपके वो संसाधन जो आपके वातावरण में उपस्थित तो है लेकिन उनका प्रयोग नहीं किए गए हैं
वो क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व, सेकंड है भंडार, थर्ड है विकसित संसाधन और लास्ट ऑप्शन है आपका संभावित संसाधन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। जो संसाधन वातावरण में उपस्थित हैं और प्रयोग नहीं किए गए वो क्या कहलाते हैं, आपके संभावित संसाधन कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ना ये। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अब देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये केंद्र है आपका, ये बना दिया केंद्र और ये रख दी हमने कोई वस्तु, ये आपकी वस्तु, ये वस्तु रखी गई है समान दूरी पर। इसी तरह अगर एक ये केंद्र है हमारा और एक वस्तु तो हमने यहाँ रख दी और एक वस्तु हमने यहाँ रख दी, तो ये क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ने पूछा जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार, यानी कि इसका वेट भी सेम है और क्या है, एक ही किसके दूरी पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे औपचारिक संतुलन। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औपचारिक संतुलन राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में पूछा गया अनौपचारिक भी दिया हुआ है, ऑप्टिकल भी दिया हुआ है और अवयस भी दिया हुआ है। तो जब हमारी वस्तु केंद्र से समान दूरी पर नहीं होती है तो ये कहलाता है हमारा अनौपचारिक संतुलन। तो एग्जाम में आपसे कई बार औपचारिक भी पूछा गया और अनौपचारिक भी पूछा गया। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं। आपको ये बताना है, क्या बताना है, कला के तत्व बताने हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेखा पोत अनुपात, सेकंड ऑप्शन है नमूना प्रकाश लय, थर्ड ऑप्शन है आपका रेखा आकार रंग एंड लास्ट ऑप्शन है रंग पोत संतुलन। तो देखिए आप लोग, इसमें अनुपात क्या हो गया, ये सिद्धांत आ गया आपका, और इसमें लय भी क्या आ गया, सिद्धांत आ गया, और इसमें संतुलन सिद्धांत आ गया। पर जो दिया हुआ है ना रेखा आकार रंग, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके कला के तत्व हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, व्यक्तिक चिंतन मनन और ध्यान निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के मुख्य कार्य है। तो आप लोग को ये बताना है, जो व्यक्तिक चिंतन होता है, यानी कि जो व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, अपने मन में सोचता है, ध्यान करता है, वो किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, सेकंड है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, थर्ड है आपका देह संप्रेषण एंड लास्ट है आपका अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण। तो जो व्यक्तिक चिंतन मनन और ध्यान ये आएंगे ना, ये आएगा आपका किसमें, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में। किसमें, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में आएगा। और मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो जो अंतःवैयक्तिक संप्रेषण होगा ना, इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये आपका आ जाएगा व्यक्तिगत चिंतन में, मनन में और ध्यान में। और एक आपका होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में ये होता है जब हम एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने बातों को करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आपका आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इंट्रापर्सनल। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, डैश के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है। तो आप लोग को ये बताना है किसके द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दृश्य श्रव्य साधन, सेकंड है प्रशासन, थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य एंड लास्ट ऑप्शन है नेतृत्व। तो देखिए आप लोग, जो दृश्य और श्रव्य साधन है ना, ऑप्शन ए दिया हुआ है, कौन सा, वीडियो और ऑडियो। तो इसमें क्या होगा, दृश्य शब्द साधन के द्वारा सीखने की जो विधि होगी ना, सशक्त होती है। हम अगर किसी चीज को देखते हैं और करते हैं तो हम कितना सीखते हैं, उस काम का 70% हम सीखते हैं। वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो फीड हो जाती है वो बात। ठीक है, तो किसके द्वारा सीखने की विधि अच्छी होती है, दृश्य श्रव्य साधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना के लिए उपयोग करने के लिए सबसे उत्तम होता है। आपको ये बताना है, अगर किसी का
कोई भी चीज है, अगर उसमें हम क्या दिखाना है, संपूर्ण भाग दिखाना है, तो तुलना की जाती है। संपूर्ण भाग में भी क्या दिखाना है, तुलना दिखानी है। तो सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बार ग्राफ, सेकंड है लाइन या रेखा ग्राफ, थर्ड है आपका पाई ग्राफ, एंड लास्ट आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। आपको क्या करना है, ये संपूर्ण भाग है, आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो जब हम तुलना करते हैं ना, तो उसके लिए बार ग्राफ क्या होता है, सही होता है, उत्तम होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना कम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बार ग्राफ में तुलना करते हैं। इसी तरह आपका पाई ग्राफ होता है। पाई ग्राफ में हम क्या करते हैं कि किसी चीज का परसेंटेज बनाने, किसी चीज का भाग करने के लिए क्या होते हैं, ये उत्तम होता है। इसी तरह जो लाइन ग्राफ होता है ना, लाइन ग्राफ इस तरीके का होता है आपका, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो ये किसी चीज की सारणी बनाने के लिए उत्तम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है, यानी कि आपको ये बताना है अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जो अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते। सेकंड ऑप्शन है, जो अशिक्षित है पर सीखने को प्रोत्साहित नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, जो वास्तव में गरीब है। एंड लास्ट ऑप्शन है, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए होती है जो अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ये एक डेफिनेशन है, तो आपको ये बताना है कि डेफिनेशन किसने दी है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें डेफिनेशन पूछी गई है आप लोगों से। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था, यानी कि यह परिभाषा किसने दी थी। क्रो एंड क्रो ने दी है, हरलॉक ने दी है, जेम्स ड्रेबर ने दी है, या फ्रॉइड ने दी है। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। देखो की पॉइंट दिया हुआ इसमें, पहले बात तो बाल मनोविज्ञान के बारे में पूछा हुआ है, ऊपर से ये बताया गया इसमें, जिसमें जन्म से परिपक्वता तक, कब तक, जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन, किसका अध्ययन, मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा गया था, किसने कहा था, ये कहा गया था आपको जेम्स ड्रेवर जी ने। किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर जी ने ये कहा था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरचना देखभाल करती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, आपके कौन सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरचना का देखभाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्रैच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल या धाय घर कहते हैं, या रिमांड घर कहते हैं। तो आपको तो इसमें आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रैच। तो क्रैच होता है, क्रैच आपके 1 से 3 साल के बच्चों के लिए होता है, 2 से कम उम्र या 3 साल तक के बच्चों के लिए भी होता है। और इसमें क्या होता है, शिशुओं को देखभाल के लिए यह एक सार्वजनिक संस्था होती है। कैसी होती है, शिशुओं के देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान होता है। यहाँ पर शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। इसमें जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुबह क्रैच में छोड़ जाते हैं और शाम को वापस आते समय अपने बच्चों को क्रैच से ले जाते हैं। तो तब तक क्या हो जाता है, पूरे दिन शिशु का पालन पोषण जो होता है वो क्रैच में ही होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें, क्रैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ आप लोगों से, शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न साधनों या संस्थानों से, सेकंड है आंकड़ों एवं आहारों से, थर्ड ऑप्शन है साधनों और आंकड़ों से, एंड लास्ट ऑप्शन है किसी से नहीं। तो शिशु पालन एवं समाजीकरण का जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है विभिन्न साधनों और संस्थानों से। किससे, विभिन्न साधनों और संस्थानों से होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सामूहिक सभा, सेकंड है भूमिका अभिनव,
थर्ड है ग्रह भेद एंड लास्ट है आपका विधि प्रदर्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। वयस्क में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन, क्या दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन, यानी कि जो एडल्ट पर्सन है उनके जो देखने का नजरिया बदल जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, वो उसकी कौन सी उपयुक्त विधि है, वो विधि होती है आपकी कहलाती है भूमिका अभिनय, यानी कि रोल मॉडल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें श्रेष्ठ व्यक्ति की भूमिका का अभिनय किया जाता है। जो आपके श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए और तात्या टोपे हो गए, या कोई आपका हीरो हो गया, जो श्रेष्ठ व्यक्तियों में आते हैं, उनकी क्या करते हैं, उनका रोल मॉडल करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, उनका अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है। तो आप लोग को ये बताना है, जब शिशु गर्भ में होता है तो उसके शरीर पर एक रक्षात्मक पदार्थ होता है, वो किस तरह का होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पतला चिकना, सेकंड है मोम सदृश चिकना पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है पानी जैसा ठंडा पतला, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो जो शिशु के शरीर पर रक्षात्मक पदार्थ होता है ना, वो होता है मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या, जिसमें क्या होती है, जिससे गर्भ में शिशु की रक्षा होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब नवजात शिशु होता है, जब छोटा बच्चा होता है न्यूबॉर्न बेबी, तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी पे व्हाइट कलर का कुछ ना चिपका सा होता है मोम टाइप का। तो वो क्या होती है, जब बच्चा होता है तो 5 से 6 दिन में जो उसकी लेयर होती है ना व्हाइट व्हाइट, वो अपने आप ही निकलने लगती है। वही होता है आपका मोम सदृश चिकना पदार्थ कहलाता है वो। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि आप एज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, बर्ताव का पैटर्न होना चाहिए, जो हम किसी से एक्सेप्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है नारी सुलभ, सेकंड ऑप्शन है पुरुष सुलभ, थर्ड ऑप्शन है विकासात्मक, एंड लास्ट ऑप्शन है श्रेणी यानी कि कैटेगरी। तो जो विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं ना, वो कहलाता है विकासात्मक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा में, सेकंड है खेल में, थर्ड है परिवार में, एंड लास्ट ऑप्शन है किसी में भी नहीं। तो की पॉइंट दिया हुआ इसमें, सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा, ये होती है आपके किसमें, खेल में यानी कि प्ले में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल में ही क्या होता है, बालक सहयोग करना, त्याग करना, अनुकूलता तथा कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को क्या करता है, अर्जित करता है, जो इन फ्यूचर उसके बहुत ज्यादा काम आते हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, डैश के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। किसके मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। और जो प्रक्षेपण विधि होती है ना, इसको कहा जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बुद्धि, सेकंड है संवेग, थर्ड है व्यक्तित्व, एंड लास्ट है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। तो किसके मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक का उपयोग किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए यानी कि पर्सनैलिटी के मापन के लिए। ठीक है। और व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना हुआ है। ठीक है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा। क्या होता है पर्सोना का मतलब, मुखौटा या आवरण। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, समाजमिति बालक में मापन का उपकरण है। तो जो समाजमिति है ना यानी कि सोशियोमेट्री, वो बालक में मापन का क्या उपकरण है, मतलब किस चीज का मापन किया जाता है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि स्तर,
सेकंड है व्यवहारिक समस्याएं, थर्ड है साथी समूह के साथ संबंध, एंड लास्ट ऑप्शन है अभिभावकों के साथ संबंध। तो जो समाज मिति होता है ना, बालक में मापन का उपकरण होता है, यह साथी समूह के साथ संबंध। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और समाज मिति में क्या होता है, सोशियोमेट्री सामाजिक संबंधों के मापन की एक संख्यात्मक विधि होती है। कैसी विधि होती है, संख्यात्मक विधि होती है, ठीक है, संख्यात्मक विधि होती है। इसका प्रतिपादन जो हुआ था, तो इसका प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिपादन किया था जैकब, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार आ जाता है। समाज मिति का प्रतिपादन किसने किया था, जैकब एल मोरेनो ने, ठीक है, किसने किया था, जैकब एल मोरेनो ने। ये आपको याद करना है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती जाती हूँ ना, उनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ आप लोगों से गॉबलेट कोशिकाएं क्या हैं। क्या पूछा गया है, गॉबलेट कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। सेकंड है यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। थर्ड है आपका लास्ट है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गॉबलेट कोशिकाएं होती है ना, ये एक विशेष कोशिकाएं होती है जो क्या करती हैं, जो म्यूकस बलगम या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में होती हैं, जैसे आंतों में वायु मार्ग में पाई जाती हैं। और ये जो बलगम होती है ना, उसकी एक लेयर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो क्या करती हैं, जो अंगों को रक्षा प्रदान करती है और चिकनाई प्रदान करती है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से डिग्लूटिशन की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है निगलना, सेकंड है उत्सर्जन, थर्ड है चबाना, एंड लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो डिग्लूटिशन की प्रक्रिया होती है ना, वो होती है निगलने की प्रक्रिया। किसका प्रोसेस होता है, निगलने का प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ आप लोगों से घर के आमुख को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य का भ्रमण चक्र, सेकंड है हवा की दिशा तथा वर्षा की गति, थर्ड है भूखंड की स्थिति, एंड लास्ट है उपरोक्त सभी। तो जो घर के आमुख को प्रभावित करते हैं ना, उसके प्रमुख कारण है सूर्य का भ्रमण चक्र भी होता है, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति भी होती है, भूखंड की स्थिति भी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से डैश का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकाल के शुद्ध वायु को परिसंचरित करना, यह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका आस्पेक्ट, सेकंड है वायु का आवागमन, थर्ड है संभावना, एंड लास्ट ऑप्शन आपका म्यूरम। तो एक घर के आंतरिक भाग को मतलब ताजा करने के लिए दूषित वायु को, तो यानी कि अशुद्ध वायु को बाहर निकाल देना और शुद्ध वायु को अंदर करना, ये क्या कहलाता है, वायु का आवागमन कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपके कमरे में क्या होता है, उपयुक्त रोशनदान लगे होते हैं, खिड़की लगी होती है, दरवाजे लगे होते हैं उपयुक्त वेंटिलेशन के लिए, यानी कि अच्छे वेंटिलेशन के लिए। तो इसमें क्या हो जाता है आपका कि जो अशुद्ध वायु होती है वो तो हल्की होके रोशनदान से निकल जाती है, और जो शुद्ध वायु होती है वो भारी होती है, तो खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा आप लोगों से पीआरटी है, तो आप लोगों को ये बताना है कि पीआरटी क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेटरमिनिस्ट मॉडल, सेकंड है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, थर्ड है ट्रॉपिकल मॉडल, एंड लास्ट आपका डिडक्टिव मॉडल। तो आपको ये बताना है जो पीईआरटी है वो क्या होगा। तो जो पीईआरटी होता है ना, वो होता है आपका ट्रॉपिकल मॉडल। क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉडल होता है। और पीईआरटी की फुल फॉर्म कभी कभी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो ये है पीईआरटी की फुल फॉर्म है प्रोग्राम, दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, पीईआरटी की फुल फॉर्म है प्रोग्राम
प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। कई बार एग्जाम में आपसे क्या करता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछो आप लोगों से, शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुशल प्रबंधन, सेकंड है छात्र व कर्मचारियों का कल्याण, थर्ड ऑप्शन है आपका संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति, एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं ना, उसके मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण गुण कुशल प्रबंधन भी होता है, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण भी होता है, और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ आप लोगों से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये जस्ट आपका क्या है, याद करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेंगल राव, सेकंड है जीएस मेहता, थर्ड है एमएस रंधावा, एंड लास्ट ऑप्शन है बलवंत राय जी मेहता। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना, तो इसकी अवधारणा दी थी किसने? बलवंत राय मेहता जी ने। किसने दी? बलवंत राय जी मेहता ने दी थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो आज के सेशन को हम अपने यही समाप्त करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका बीपीएससी पीजीटी और उसका हो सकता है बीपीएससी पीजीटी के पहले एसटेट का एग्जाम भी हो जाए, और हो सकता है नहीं भी है होगा। तो ये क्या करता है, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। और झारखंड का बीपीएससी पीजीटी का एग्जाम तो आपका डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। बीपीएससी के क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा देने हैं, जो कि आपको होम साइंस जंक्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको इजीली तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे क्लासेस के। ठीक है, थैंक यू सो